नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल परिवार में। और आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बच्चे, आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम में स्पेशली सीजीएल के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि जो एनालिसिस आप कई घंटों में नहीं कर सकते वो आपको कुछ मिनटों में एनालिसिस मिलेगा। और एनालिसिस से ही अंदाजा होता है कि हमें किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। भाई, युद्ध लड़ने के लिए पहले ये तो जानना होता है ना कि किस तरीके का युद्ध पहले हुआ भी है और किस तरीके से युद्ध लड़ा गया है, तभी तो उसको जानोगे और तब आप योद्धा कहलाओगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट 6 ईयर एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि लास्ट के 6 सालों में जो नंबर ऑफ वैकेंसी का क्या ट्रेंड रहा है, उस नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में लास्ट 6 साल में अपीयर हुए हैं। जैसे बोला जाता है कि 20 लाख फॉर्म भरे गए, 35 लाख फॉर्म भरे गए, तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, यार 35 लाख लोगों की भीड़ है, यार 40 लाख लोगों की भीड़ है। लेकिन उससे ये तो पता चले कि फॉर्म कितने भरे गए और अपीयर कितने हुए हैं, फाइनल कट ऑफ क्या रही है, पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रही है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि इतिहास से हमें कुछ सीखने को मिले। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि इतिहास में कुछ घटना घटी और उसके बारे में आप जान लो। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता कि इतिहास से सीखने को मिले। तो लास्ट 6 साल का एसएससी का इतिहास का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में लाया हूं, ताकि आपको 2025 का सेफ स्कोर पता चल सके और 2025 के लिए क्या करें ये पता चल सके। यानी कि एसएससी के इतिहास से आपको अंदाजा हो कि कैसे कैसी लड़ाइयां हुई हैं एग्जाम की, एग्जाम पैटर्न से स्टूडेंट की, और उसी युद्ध में आपकी जीत कैसे होगी, यानी कि आपकी बेरोजगारी कैसे हटेगी और एक सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, उसके बारे में हम जानेंगे। और कैसे होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, ये लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चे। कल आपकी नोटिफिकेशन आई है और इसी वजह से आज ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कि क्यों जरूरी है ये वीडियो? सिंपल एक जवाब। देखो भाई, ये एक जवाब की डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेगी लास्ट में, और इसके लिए लास्ट तक आप देखिएगा। तो सबसे पहले अभी ये लाइक का जो बटन है, ये लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे ये अंदाजा होगा कि कितने बच्चे और इस टाइप की वीडियो चाहते हैं, और डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, और भी गाइडेंस और स्ट्रेटेजी चाहते हैं। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये वीडियो क्यों जरूरी है। अभी शुरुआत में सिंपल एक जवाब है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और बेरोजगारी हटानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट 6 साल का क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके के क्या क्या वैकेंसी रही है। देखो 2025 में कल आपको पता चल गया कि टेंटेटिव वैकेंसी 14,582 आई है। ये टेंटेटिव है, बाद में ये बढ़ेंगी भी, यानी कि लगभग अभी हम मान लेते हैं कि लगभग 15,000 के 14,500 के करीब वैकेंसी है। 2024 में बच्चे 18,174 थी, 2023 में 7,000 लगभग 7,500, 2022 में 36,000 वैकेंसी, 2021 में लगभग 7600 के करीब वैकेंसी थी। और इस रिगार्डिंग 2024 में फॉर्म भरे गए 36 लाख, लगभग 24 लाख, लगभग 34 लाख, लगभग 21 लाख। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, तो आप इस डेटा को देख करके आप मत सोचिएगा कि 36 लाख की भीड़ में, है ना, वो आजकल रील भी चल रही है कि 36 लाख की भीड़ में, तो 36 लाख की भीड़ नहीं है। फॉर्म भरे गए थे इतने, लेकिन एग्जाम जो देने आए थे बच्चे वो लगभग 50% थे। लगभग किसी साल आप देख लो, लगभग किसी भी साल आप देख लो, लगभग 50% बच्चा एग्जाम देने आता है और 50% नहीं पहुंच पाता है। यानी कि बाकी जो 50%, अगर ये 36 लाख का 18 लाख जो बच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होते हैं। 100 रुपए फॉर्म के देते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, है ना। यानी कि, और ऐसा नहीं कि ये एक साल हुआ हो, लगभग आप पिछले सारे जितने भी साल हैं उन सालों को आप देखोगे तो जितने भी ईयर्स हैं आप लगभग 50% मान के चलोगे। तो कंपटीशन में 50% तो पहले ही आउट है, पेपर देने ही नहीं आएंगे 50%। तो बाकी जो बच्चे बच गए उनमें लड़ाई लड़नी है, यानी कि 50% तो जीत हो गई आपकी फॉर्म भरते ही, ठीक है, क्योंकि वो
एग्जाम देने नहीं आने वाले हैं। 36 लाख फॉर्म भरे गए, 18 लाख देने आए, 24 लाख के 12 लाख देने आए, 34 लाख के 16 लाख देने आए और 21 लाख फॉर्म भरे गए और लगभग 10 लाख के करीब 9.7 यानी कि 10 लाख के करीब आपके एग्जाम में पहुंचे हैं बच्चे। तो ये वैकेंसी ट्रेंड रहा है, उसके रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप रहा है और उसके रिगार्डिंग आपका ये पहुंचे भी है। अगर आप देखोगे 2022 में बड़ी जबरदस्त वैकेंसी थी और फॉर्म भी जबरदस्त भरे गए, लेकिन 2023 में कम वैकेंसी आई तो फॉर्म भी कम भरे गए। 2024 में इसकी तो आधी वैकेंसी थी लेकिन फॉर्म लगभग बराबर भरे गए, क्योंकि 2024 में बहुत बच्चा ऐसा भी था कम वैकेंसी की वजह से, 2023 वाला जो बच्चा था कम वैकेंसी की वजह से जिनको नहीं मिल पाई थी पोस्ट, वो 2023 वाले बच्चे भी 2024 में पहुंच गए थे। तो अब हम कट ऑफ के रिगार्डिंग एक बार बात कर लेते हैं। तो 2024 में मेंस में एक बार देखते हैं प्री जो क्लियर हुए 2024 या 2023, प्री के रिगार्डिंग टायर 2 में मेंस में कितने बच्चे पहुंचे हैं। 36 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी 18,000, लगभग 10 गुना बच्चे मेंस के लिए लिए गए। 2023 में भी लगभग 9 गुना मेंस के लिए लिए गए और 2022 में भी लगभग 10 गुना मेंस के लिए ले गए। उससे पहले पैटर्न अलग था मेंस का, 2022 से पैटर्न बदला है और जब से पैटर्न बदला है तब से लगभग 9-10 गुना ही मेंस में रखे गए हैं। वैकेंसी का 9-10 गुना, यानी कि जितनी वैकेंसी लगभग उसका 10 गुना मेंस में पहुंचते हैं, जितनी वैकेंसी उसका लगभग 10 गुना मेंस में पहुंचते हैं। 2022 से पहले पैटर्न अलग था, तो 15 गुना, 16 गुना, 14 गुना ये भी पहुंचते थे, लेकिन अब की बार 2025 में पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो आप यही समझो कि उसी पैटर्न के बेस पे मेंस में भी अब की बार लगभग 9-10 गुना लिए जाएंगे। जितनी वैकेंसी है लगभग 14,500 है, तो लगभग 1.5 लाख बच्चे आपके मेंस में पहुंचने वाले हैं। तो आपका प्री क्लियर होने के बाद आपका युद्ध 1.5 लाख बच्चों के बीच में है। 10 टाइम्स लिए गए हैं, तो आगे भी ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं है। पहले पैटर्न चेंज था तो 15-16 गुना लिए जाते थे, अब पैटर्न चेंज है 2022 के बाद तो लगभग 10 गुना लिए जाते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा? आप तो मेन यही जानना चाहते हो ना कि कट ऑफ कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट 6 ईयर एनालिसिस ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड देयर कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा सेफ स्कोर, और सेफ स्कोर से ही तो पता चलेगा कि एग्जाम क्लियर कैसे करना और कितना करना है, कितने मार्क्स लेकर के आने, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा। तो उसके बारे में भी हम एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, 2025 में जो है आपकी वैकेंसी लगभग इतनी आई है, तो मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जिस भी आप कैटेगरी में हो, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ये जान लीजिएगा। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर लेता हूं, उसी के रिगार्डिंग आप बाकी कैटेगरी को भी ऑब्जर्व कर लेना। 2024 में वैकेंसी कितनी थी? 18,000। कट ऑफ कितनी थी? 153। 2023 में वैकेंसी कितनी थी? लगभग 7,500 और कट ऑफ 150, है ना। 2022 में वैकेंसी ज्यादा थी और कट ऑफ कम थी। ऑब्वियसली जब बात है कि वैकेंसी ज्यादा होंगी तो ज्यादा कैंडिडेट लिए जाएंगे, और ज्यादा कैंडिडेट लिए जाएंगे यानी कट ऑफ तो नीचे जाएगी। एक तो रीजन ये था 2022 का, वैकेंसी ज्यादा होंगी तो कट ऑफ नीचे जाएगी। दूसरा जो है 2022 में एक मेजर रीजन ये भी था कि पहली बार एग्जाम पैटर्न बदला था, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बहुत सारे बच्चे जो मेंस के लिए सोच रहे थे कि भाई मेंस में वही मैथ्स और इंग्लिश आएगी, वही मैथ्स और इंग्लिश लेकर के चलना, लेकिन सब कुछ बदल गया और प्री का भी पैटर्न चेंज हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशन ऊपर नीचे हो गई। जिन बच्चों की जिस एग्जाम पहले वाले पैटर्न के ऊपर तैयारी थी, वो बच्चे बाहर हो गए और बहुत बच्चे खुश भी हुए और सेलेक्ट भी हो गए, यानी कि कट ऑफ नीचे आई, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। अब की बार चेंज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए और सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, 2022 का रीजन ये था। अब कई बच्चे ये सोचते हैं, खुद जो एनालिसिस करते हो ना बच्चे, तब आप एक स्टूडेंट बनकर के एनालिसिस करते हो, और स्टूडेंट बनकर के आप इतनी डिटेल में नहीं सोच पाते हो। पहली चीज तो आपको 7-8 घंटे लग जाने हैं डिटेल एनालिसिस, और बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे अरे यार 114 कट ऑफ गई है ना,
और अब 150 एकदम से जंप कर गई, ऐसा क्या हुआ? और यहां वैकेंसी भी बढ़ गई, तब भी कट ऑफ सेम रही, ऐसा क्या हुआ? तो वो नहीं जान पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां कट ऑफ कम होने का कारण एक एग्जाम पैटर्न चेंज, दूसरा वैकेंसी ज्यादा। उसके बाद अगर मैं इन दोनों की बात कर लूं तो 2023 में बच्चे वैकेंसी कम थी तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन 2024 में, 2023 और 24 में दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक, एग्जाम का लेवल 2023 और 2024 दोनों में एग्जाम का लेवल बहुत ही कम रहा है। 2023 और 2024 में समझ में ही नहीं आया हमें भी और एसएससी को भी, बच्चों को भी। सच बताऊं, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो भी 50 में से 50 लेकर के बैठा है। जिसको कम आती है वो भी 50 में से 50 लेकर के बैठा है। और कई तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मात्र 2-2.5 महीने में पढ़ाई की, तब भी रीजनिंग में 50 में से 50 लेकर के बैठे। इंग्लिश में बहुत ही खत्म, इंग्लिश किसी भी इंग्लिश के टीचर से बात कर लो, जिसको अच्छी नॉलेज है इंग्लिश के टीचर को, वो पढ़ा रहा है, उसके बच्चे भी पूरे मार्क्स ले रहे हैं। जिनको कम नॉलेज है इंग्लिश की, वो भी पढ़ा रहे हैं, तब भी पूरे मार्क्स लेकर के बैठे, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर का लेवल और बाकी सब्जेक्ट का भी लेवल बहुत ही कम। हाँ, जीएस में बहुत अच्छा खेला गया है, धीरे धीरे बदलाव किया गया है, बट रीजनिंग में भी इवन बहुत सारे टॉपिक ऐड होने के बाद भी लेवल खत्म से खत्म बनता गया, जिसकी वजह से 23 और 24 की अगर मैं बात करूं तो लेवल बहुत ही कम, हर सब्जेक्ट का बहुत ही कम रखा गया, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई। तो लेवल ऑफ एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें लेवल बहुत ही खत्म था 23 और 24 में। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर 2023 में और 2024 में दोनों में नॉर्मलाइजेशन इतना गंदे तरीके से यूज हुआ है। मैं ये वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, सच में बच्चों को ना टीचर्स को समझ में आया, और इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट भी हुआ, एसएससी के सामने हल्ला भी हुआ, और अब की बार एसएससी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज भी कर दिया। चेंज तभी तो किया क्योंकि एसएससी ने भी माना कि हां सच में कमी है। तो दो चीजें 23 और 24 में, एक नॉर्मलाइजेशन और एक लेवल ऑफ एग्जाम, ये मेजर फैक्टर रहे जो कि कट ऑफ को इतनी ज्यादा लेकर के गए। बट 2025 में मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया, नॉर्मलाइजेशन बदल चुका। अब सही तरीके से, उम्मीद है सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी। दूसरा, लेवल ऑफ एग्जाम एसएससी पहले ही एसएससी चेयरमैन बोल चुके हैं। जब एसएससी चेयरमैन से मीटिंग हुई थी तब एसएससी चेयरमैन ने साफ साफ ये कहा था कि हम भी इस बात से सच में परेशान है, और हमें भी ये चीज दिख रही है कि प्री का लेवल मेंस से, मतलब कुछ शिफ्ट का तो मेंस से भी ज्यादा टफ है। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में कोई फर्क ही नहीं रहा। कई बार एमटीएस की कुछ शिफ्ट टफ आ जा रही है और कई बार सीजीएल की कुछ शिफ्ट इतनी खत्म कि एमटीएस और सीएचएसएल से भी बहुत ही लो लेवल है। यानी कि स्टैंडर्ड जो पेपर बनेगा, अब की बार आश्वासन दिया था एसएससी चेयरमैन ने कि हां अब की बार एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल के लेवल में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यह भी कहा था कि प्री और मेंस के लेवल में भी डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि एसएससी अच्छा पेपर बनाने वाला है। क्योंकि एसएससी भी ये नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जाए कि बच्चा कितने मार्क्स लेकर के आए यार, कितना ही पढ़े, अरे कितना ही पढ़े, दिन रात एक करके बच्चा आज मेहनत कर रहा है तो भी कितना ही लेकर के आए, क्या 200 तक कट ऑफ पार करेगा कि 200 में से 200 लेकर के आओ तब जाकर के क्लियर होगा। 10 गुना तो हम ले रहे हैं लेकिन सबके ही 200 में से 200 आ रहे हैं, इतना खत्म पेपर हम बना रहे हैं, ऐसा अब की बार नहीं होने वाला है। फिर भी वैकेंसी कम है, हम इतनी मान करके अभी हम चलें तो वैकेंसी कम है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर ये तब बात कर रहा हूं अगर एसएससी ने पेपर थोड़ा ठीक बनाया और नॉर्मलाइजेशन ठीक ढंग से हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग यूआर की जो कट ऑफ जाएगी वो 140 जाएगी। भाई मैं कंडीशन लगा रहा हूं, बाद में मत बोलना है 140 बोला था 150 चलेगी, 130 चलेगी, इससे कम ही जाने की उम्मीद है। दो कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन ठीक ढंग, क्योंकि दो ही तो कंडीशन यहां पर थी, नॉर्मलाइजेशन और लेवल ऑफ एग्जाम, इन दोनों में सुधार अगर कर लिया एसएससी ने, जो कि आश्वासन दिया भी है, एसएससी करेगी भी, ये मान करके चलना, तो अगर दोनों में सुधार कर लिया तो कट ऑफ नीचे जाएगी। फिर नीचे जाएगी तो मैंने 130 या 120 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एसएससी पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि इतना ही टफ बना दे कि 110 कट ऑफ लेकर के आए, इतना ही अच्छा पेपर बना दे कि 115 भी 120 कट ऑफ लेकर के आए, क्योंकि वैकेंसी भी ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आ गई हो, 50,000, 30,000, 40,000, 25,000 इतनी वैकेंसी आ गई हो। इस वजह से मैंने 140 बोला। 140 से
अगर इन दोनों फैक्टर में उसने सही तरीके से काम किया तो 140 से कम जाने की उम्मीद ही है। फिर भी मैं आपको एक सेफ स्कोर इसी के रिगार्डिंग आप कंपेयर कर लीजिएगा बाकी कैटेगरी का, फिर भी मैं आपको एक सेफ स्कोर की बात करूंगा और आपका वो सेफ स्कोर अचीव कैसे होगा उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो एक बात ये, उसके बाद पोस्ट वाइज कट ऑफ और डिस्कस कर लेता हूं। ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है आपके सपने के लिए, ये जरूरी है जो आपके दिमाग में फिट है उसके लिए, क्योंकि पहले आप ये यहां सोचोगे तब आप यहां पाओगे। जिंदगी में एक बात याद रखना कि जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसको सच्चे दिल से, मन से पहले अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो, दिमाग में बैठाओ, फिट करो। यानी कि सरकारी नौकरी तो चाहिए, सीजल तो चाहिए, लेकिन सीजल में क्या बनना है क्लियर होना चाहिए कि एएसओ इन सीएसएस बनना है, एएसओ इन आईबी बनना है, एएसओ इन रेलवे बनना है, इंस्पेक्टर इन सीजीएसटी बनना है, इंस्पेक्टर इन पीओ बनना है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। बनना क्या है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये कट ऑफ है पोस्ट वाइज। एमईए की कट ऑफ बहुत बच्चों का ड्रीम होता है, एमईए की जॉब है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि एमईए की कट ऑफ 362 गई थी। ये मेंस की फाइनल कट ऑफ है, ये 362 गई थी। उसी प्रकार आपका इनकम टैक्स की जो कट ऑफ है 357 गई थी। उसके बाद एएसओ इन सीएसएस आईबी लगभग बराबर, लगभग क्या बिल्कुल बराबर ही थी। उसके बाद सीजीएसटी जीएसटी जो इंस्पेक्टर बनता है उसकी 348 गई थी, इंस्पेक्टर पीओ 348 गई थी, एग्जामिनर 349 गई थी। ये पोस्ट वाइज। आप अपनी पोस्ट आज ही डिसाइड करो कि मुझे ये बनना है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2000 पिछले साल की ये कट ऑफ है, पिछले साल की ये कट ऑफ है। ये बाकी जो पोस्ट है उनकी कट ऑफ है। मेन पोस्ट मैं आपके लिए ले आया हूं, आपके सपने के लिए, कि आप इमेजिन कर पाओ कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है और मुझे ये बनना है, और उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ डिसाइड कर पाओ और उसके अकॉर्डिंग आप सोच पाओ कि किस तरीके से आपको अचीव करना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिसाइड करते हैं कट ऑफ को, कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे डिसाइड होती है कट ऑफ की। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो आपको पता चल गई है, लगभग 14,500 के करीब वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14,500 के 14,582 यही नंबर ऑफ वैकेंसी है, 14,582, हाँ ठीक है। ये डिफिकल्टी लेवल, जो कि अब की बार आश्वासन दिया है कि हाँ लेवल बढ़ेगा, ये आप माइंडसेट लेकर के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उनकी तैयारी कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, इस पर वेरी करता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो कि फॉर्मूला एसएससी ने चेंज कर दिया है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कट ऑफ को, ठीक। अब इन फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो इस पर काम हो चुका है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। डिफिकल्टी लेवल पे आश्वासन दे चुके हैं एसएससी चेयरमैन, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल चुके हैं, बहुत कम भी नहीं आई कि 6-7 हजार आ गई हो, और बहुत ज्यादा भी नहीं आई कि 35-40 हजार आ गई हो। एवरेज वैकेंसी आई है पिछले साल की अपेक्षा, यानी कि ये आपको पता चल गया। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट हमें मालूम है भाई, ठीक है, बच्चे तो अपने ही है ना, ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। बच्चे तैयारी चाहे कितने साल से करते रहे हो, किसी ना किसी अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा किसी ना किसी सरकारी नौकरी में लग जाता है, सीजीएल में नहीं तो किसी और नौकरी में लग जाता है, रेलवे में लग जाता है, किसी सीपीओ में लग जाता है ना, यानी कि बाकी जो स्टेट एग्जाम है उनमें लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भी सारे इंटेलिजेंट बच्चे बचे ही रहते हैं कि नहीं सीजीएल आएगा देंगे, सीजीएल आएगा देंगे। अगर उसकी ड्रीम पोस्ट, ऐसी बात नहीं है कि रिपीटेड भी होते हैं, बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं, सीजीएल के भी रिपीटर्स होते हैं। जब तक उसको ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती तब तक बच्चा रिपीट करता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सरकारी नौकरी मिलते हैं और उसके बाद बस अब शांत रह जाते हैं कि भी अब और तैयारी नहीं करनी। तो परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट लगभग सेम ही रहनी है जैसे पहले से परफॉर्मेंस रही है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग भी लगभग सेम रहना है, क्योंकि 1 साल का अगर हम एनालिसिस कर रहे होते तो डिफरेंट वेरी कर देता। हम 6 साल का एनालिसिस कर रहे हैं तो 6 साल से लगभग 50% अगर अपीयर हो रहे हैं तो अब की बार भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो 2025 का क्या रहेगा सेफ स्कोर? देखो मैंने आपको कहा कि 2 चीजों पे अच्छे से काम हुआ, डिफिकल्टी लेवल पे अच्छे से काम हुआ और नॉर्मलाइजेशन पे अच्छे से काम हुआ, तो कट ऑफ कम होगी, और भी कम हो सकती है। बट अगर इन पे काम नहीं हुआ तो वही
आप 150 मान करके चल लो। तो आप सेफ स्कोर, रिस्क नहीं लेना चाहते ना, तो आप सेफ स्कोर लेकर के चलो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन पे काम नहीं भी हुआ तो भी आप यही मान करके चल लो ना कि मुझे मार्क्स इतने लेके आने हैं, 150 लेकर के आने, 150 मार्क्स लेकर के ही आने। अब 150 मार्क्स ये चारों सब्जेक्ट में कैसे आएंगे, है ना, रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, जीएस में। चलो रीजनिंग में तो मैं आपको 50 आउट ऑफ 50 दिला दूंगा, ठीक है। ये तो मेरी 45 दिन 45 मैराथन डेली शाम को 7 बजे देख लिया करो, है ना। जो बच्चों ने नहीं देखे वो देख लेना, उससे आपको 50 आउट ऑफ 50 दिला दूंगा। उसके अलावा भी आज मैं बता दूंगा रीजनिंग में, तो है ना। बाकी 50 तो मैंने दिला दिए भाई। 100 के लिए आप तीनों सब्जेक्ट के लिए लड़ो, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए। तो कैसे आएंगे ये 150? आप 150 ही मान करके चलो। 130 गया बल्ले बल्ले, आप तो इंटेलिजेंट हो ही। 140 गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 120 गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा कि 160 170 कट ऑफ चली जाए, है ना, फिर तो और भी ज्यादा मतलब एसएससी ने खत्म पेपर बना दिया तो एक अलग बात है। इससे ज्यादा क्या ही खत्म बनेगा 23-24 से। तो इसके लिए करना क्या है, एक चीज और भी मैं बता देता हूं। बहुत बच्चे ये भी है लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोल्व करने की सोचते हैं कि सिर्फ यही क्वेश्चन सोल्व करें, लेकिन उससे आपका नुकसान होगा। अब हम बात कर लेते हैं 2025 में कैसे करें अचीव, ये 150 प्लस का स्कोर कैसे अचीव करें। देखो, इसके लिए पहले हम जान लेते हैं कि आपका एग्जाम 13 अगस्त 2025 से स्टार्ट है। तो आप ये मान करके चलो कि आप ये मत मानना 13 अगस्त से 30 अगस्त है तो मेरा पेपर 25 अगस्त को हो जाए, हे भगवान 30 अगस्त को हो जाए, हे भगवान कुछ दिन और दे दो। अरे भाई 13 अगस्त से 30 अगस्त, जब आप 13 अगस्त तक कुछ नहीं कर पाए तो कुछ दिन और मिल भी गए तो क्या ही कर लोगे, है? तो आप ये मान करके चलना डेडलाइन 13 अगस्त है। आप 10 अगस्त तक की प्लानिंग लेकर के चलोगे, जो कुछ भी सोच करके चलोगे कि 10 अगस्त तक मैं देखूंगा और फिर उसके बाद 13 अगस्त मेरा ने टारगेट बनाया। तो इसके लिए मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं रीजनिंग को लेकर के। लास्ट 60 डेज मस्ट स्टडी प्लान की वीडियो लेकर के आएगा रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, कल आपको मिल जाएगी। रीजनिंग के अलावा मैं मैथ्स, इंग्लिश, जीएस उन सब्जेक्ट की भी बात करूंगा, बट रीजनिंग पे 50 आउट ऑफ 50 डिटेल्ड वीडियो कल आपको ये मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ चीजें आप मान लेना आज, इसको स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट करके अपने रूम में चिपका लेना कि ये कंपलसरी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, बट ये कंपलसरी है भाई, ये करना ही करना है। देखो, मैंने ऐसी चीजें बताई हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके अलावा उसके साथ साथ ऐसे टाइमिंग में डिसाइड किया मैंने कि आप जो टाइम वेस्ट करते हो, मैं गारंटी कर रहा हूं टाइम वेस्ट करते हो। सुनो ध्यान से, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ प्री के लिए। प्री के लिए 1 घंटा एक मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका एनालिसिस बड़ा ढंग से करोगे। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता बच्चे कि भाई मेरे 200 में से 120 नंबर आए हैं, चलो 80 नहीं आए तो 80 कहां से नहीं आए, 5 नंबर मेरे मैथ्स में कट गए, 10 नंबर मेरे इंग्लिश में कट गए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, या 10 नंबर मेरे मैथ्स में कट गए, 5 नंबर इंग्लिश में कट गए, ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे नंबर कट गए। लेकिन एक बात बताऊं कि फिर उसके बाद आपने एनालिसिस कर लिया, चलो अर्थमेटिक में 2 सवाल गलत हो गए, ठीक है, अर्थमेटिक में कौन से चैप्टर में सवाल हो गए, ये एनालिसिस नहीं होता। आपने ये तो जानकारी इकट्ठी की ना कि आपके साथ उस मॉक टेस्ट में हुआ क्या। एनालिसिस सुनो, एनालिसिस क्या है करना आपको, 200 नंबर का पेपर आया, उसमें से मान लो आपने स्कोर किया 100, किसी ने 110, किसी ने 120, एग्जांपल ले लेता हूं, आपने स्कोर किया 120, यानी कि 80 नंबर का स्कोर आपने नहीं किया है, 80 नंबर का नहीं किया है। तो उसी टाइम, उसी दिन उस 80 नंबर का जो आपने स्कोर नहीं किया, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, उसके सॉल्यूशन को जहां भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके सॉल्यूशंस को याद कर लेना, रिवीजन बार बार कर लेना। मैथ्स में समझ में ना आए तो अपने टीचर से पूछ लेना। इस तरीके से पढ़ लेना उस 80 नंबर को कि दोबारा अगर पेपर हो तो 200 में से 200 आए। कहने का मतलब क्या है, आज पेपर हुआ, मेरा स्कोर 120 हुआ, 80 मेरे नंबर नहीं आए, 80 को आज ही याद कर लिया। अगर कोई वोकैब गलती हुई तो इस तरीके से 20 बार याद कर लिया कि दोबारा अगर वो वोकैब आ गई तो गलती नहीं होगी।
दोबारा पेपर हुआ तो 200 में से 200 आएंगे। कल फिर एक पेपर दोगे, उसमें 110 स्कोर आया, 90 नंबर नहीं आए, 90 को इस तरीके से याद कर लिया, दोबारा पेपर हुआ, वही सेम पेपर हुआ, 200 में से 200 आएंगे। तीसरे दिन फिर पेपर दिया, 130 स्कोर आया, 70 नंबर का नहीं आया, 70 नंबर का इस तरीके से याद कर लिया, दोबारा अगर पेपर हो तो 200 में से 200 आएंगे। ऐसे करके लगभग आप 60 मॉक टेस्ट को याद कर चुके होंगे। 60 इंटू 100 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चंस को आप याद कर चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज देखो, बहुत आसान होता है रीजनिंग और मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आना। एक काम जरूर कर लेना, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग का लगाना है। कब? ये इसी टाइम पर लगाना बच्चे, जस्ट आफ्टर लंच। लंच के तुरंत बाद, दिन में जिस टाइम भी आप लंच करते हो, जैसे मान लो मैंने 12 बजे लंच किया, किसी ने 2 बजे लंच किया, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 बजे लंच किया, 2 से 2:30 बजे तक आपने लंच किया। जैसे आपका लंच खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद इमीडिएटली इस पर बैठ जाना है। रीजन बता रहा हूं मैं, एक फैक्ट बता रहा हूं, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि लंच करने के तुरंत बाद बच्चा या तो मोबाइल यूज करता है, या थोड़ा टहलता है, या थोड़ा लेट जाता है और लेट करके वो सो भी जाता है, या घर वालों से बात करने लग जाता है। लंच के तुरंत बाद आपको आदत नहीं होती पढ़ाई करने की, थोड़ा तो रिलैक्स मांगता है। वो जो आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आपके खराब होनी है, वो यूटिलाइज हो जाएंगी। यानी कि इस 15 मिनट में मैं आपको, आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये 15 मिनट वैसे भी खराब होनी है। आप रीजनिंग का मॉक टेस्ट सेक्शन देना है, एक रीजनिंग का। अब रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपने दिया, वो मान लो 18 मिनट आपको टाइम दे दिया कि रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे आ गया और 18 मिनट आपको टाइम दे दिया, लेकिन आपको 15 मिनट में ही करना है। 3 मिनट आपको बचानी है, कितना ही हो, बच जाए ना, सबमिट कर देना 15 मिनट में। मैं बता रहा हूं इस बात को, 25 क्वेश्चन है, मान लो आपसे 22 सोल्व हुए, 15 मिनट में सबमिट कर देना। मान लो आपसे 21 सोल्व हुए, 15 मिनट में सबमिट कर देना। कारण बता रहा हूं, 60 दिन तक अगर आप ये लगातार करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा, यार 22 ही क्वेश्चन कर पाए, 3 तो छूट गए, गुरुजी ने कहा था, 21 ही कर पाए, 4 तो छूट गए, गुरुजी ने कहा था। अरे मन करेगा 3 मिनट बची हुई है यार, कर ही लेता हूं, नहीं नहीं रोकना, गुरुजी ने कहा 15 मिनट में एक सबमिट करना है, मतलब करना है। आपकी हैबिट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, 10-15 मॉक टेस्ट देने के बाद, कि आप 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे और 15 मिनट में ही अटेम्प्ट करोगे। यानी कि 15 मिनट की आपकी हैबिचुअल हो जाओगे कि 15 मिनट में आपको रीजनिंग खत्म करनी है। सेम एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है जस्ट डिनर के बाद। एक और रीजन बताना हूं, लंच और डिनर के तुरंत बाद मेरे को बताने का एक और रीजन ये भी है, एक लॉजिक तो ये है कि वो टाइमिंग आपका खराब होता ही होता है। ईमानदारी से बताना कमेंट करके, वो टाइम आपका खराब होता ही होता है। तो मैंने आपका टाइम नहीं मांगा तैयारी करते वक्त, जो आपका शेड्यूल बनाया है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा मैं, आपको वो टाइम मांगा है मैंने जो आप खराब कर रहे हो। दूसरा एक और रीजन है, कई बार लंच या डिनर करने के बाद 1-1 घंटा खराब हो जाता है, 1.5 घंटा खराब हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, मन नहीं करता। जब आप तुरंत बाद मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपके अंदर एक डबल लेवल की एनर्जी आ जाएगी और तुरंत बाद मॉक टेस्ट खत्म हुआ, उसका एनालिसिस किया, उसकी चीजों को याद किया, उनके क्वेश्चंस को याद किया, उन जो नहीं हुए उन सॉल्यूशंस को ढंग से रिवीजन किया, उसके बाद मन करेगा यार अब पढ़ाई के लिए बैठ ही गया तो बैठ ही जाता हूं। इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि डिनर के तुरंत बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1-1 घंटा 1.5 घंटा जो वेस्ट एक दिन भी अगर होता है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वीक टॉपिक का रिवीजन, हर बच्चे के वीक टॉपिक अपने लिस्ट बना लो, लिस्ट बना करके वीक टॉपिक का रिवीजन करने लग जाओ। डेली 1 घंटा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को देने लग जाओ। करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिक जीके वीक है तो स्टैटिक जीके को, स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग है, करंट अफेयर वीक है तो करंट अफेयर को। और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके डेली सुबह 7 बजे अमित सर रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं भाई, उस पर ही लाइव बैठ जाओ। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर अमित सर इतनी बेहतरीन करंट अफेयर, बहुत डिटेल एनालिसिस करके, बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आते हैं, तो 7 बजे आप उस पर लाइव बैठ जाओ। 1 घंटा वोकैब इफ नीडेड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो बच्चे 60 दिन बच गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वोकैब बहुत अच्छी हो चुकी होगी, सब कुछ पढ़ चुके होंगे, पहले से याद होगा, पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों वोकैब को टाइम देंगे?
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके वोकैब की कमजोर हो गए अभी, है ना, वो वोकैब को टाइम देंगे, इसलिए इफ नीडेड लिखा, क्योंकि बच्चा नहीं पता ना कि सामने जो वीडियो देख रहा है वो कैसा है। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, आपको जरूरत है तो 1 घंटा वोकैब को देना शुरू कर दो। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से तैयार है, तो मत दो, है ना। रैंक दूसरा, ये तो आपको छोड़नी ही नहीं है, 45 दिन 45 मैराथन, सारे टीचर्स की क्लास चल रही है। सुबह 9 बजे जीएस डीएस सर पढ़ा रहे हैं, है ना, आपके 10 बजे पुष्पेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, 11 बजे राधिका मैडम पढ़ा रही हैं, 5 बजे आपके प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, 7 बजे मैं डेली लाइव पढ़ा रहा हूं रीजनिंग में। मैंने वादा किया आपको ये 45 दिन 45 मैराथन से आपके पूरे के पूरे नंबर दिला करके दिखाऊंगा। मेंस में मेरे से मिलना, प्री में इनसे ही पूरे के पूरे नंबर दिला करके दिखाऊंगा, फिर मेंस में आपसे पूछूंगा, हाँ भाई 45 दिन 45 मैराथन से आ गए ना। तो अगर जो बच्चा अभी से शुरू नहीं किया है वो शुरू कर दे, डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। ये रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा ये जो वीडियो आएगी ये 60 डेज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आएगी। ये तो मैंने एक स्लाइड में बताया, बस कुछ कंपलसरी चीजें बताई हैं। उसके अलावा भी मैथ्स कितना पढ़ना है, रीजनिंग में किस टॉपिक में फोकस करना है, रीजनिंग के में किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक में कम प्रैक्टिस करनी है, किस टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ 60 डेज का मैं प्लान लेकर के आया हूं, है ना। तो रीजनिंग की गारंटी भाई मेरी है 50 आउट ऑफ 50। उसके अलावा भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी रीजनिंग कमजोर है या बहुत टॉपिक वीक है। भाई 50 में से 50 नंबर लेने हैं ना, 50 आउट ऑफ 50 लेने हैं, तो मुझे पता है हर टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, गुरुजी पूरी रीजनिंग आती है बस कैलेंडर और सिलोजिज्म वीक है, गुरुजी पूरी रीजनिंग आती है बस ब्लड लेसन और सेटिंग अरेंजमेंट वीक है, गुरुजी पूरी रीजनिंग आती है बस मेरा रैंकिंग में डायरेक्शन में उनके कुछ टाइप्स में सवाल गलती हो जाते हैं, गुरुजी पूरी रीजनिंग आती है, सारे चैप्टर आते हैं, प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस शीट हमें मिले, टाइम आपके क्लास नोट्स हमें मिले, वीडियो नहीं देखनी, क्लास नोट्स चाहिए आपके, वीडियो नहीं देखनी, आपकी प्रैक्टिस शीट चाहिए, क्योंकि आप 50 में से 50 दिलाने के लिए फेमस हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अच्छे बच्चे भी और जिनकी रीजनिंग कमजोर भी है वो बच्चे भी रीजनिंग का मेरा वीओडी रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं। रिकॉर्डेड बैच में आपको सब कुछ मिलने वाला है। जिनकी देखो अगर कोई चैप्टर पढ़ना पूरी रीजनिंग करनी है तो रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल गई, लेकिन जिनकी रीजनिंग कंप्लीट है, जिनकी नहीं कंप्लीट वो क्लास अटेंड करेंगे, जिनकी कंप्लीट है वो चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएंगे, मेरी प्रैक्टिस सीट सोल्व करेंगे, मेरे क्लास नोट्स का फटाफट रिवीजन करेंगे। क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आना है भाई, पहले बता रहा हूं। मेरी क्लासरूम सीट्स का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मेरी रेगुलर लाइव मॉक टेस्ट सेक्शनल जो मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था ना जस्ट आफ्टर लंच, ये मॉक टेस्ट आपको इसी बैच में मिलने वाला है। तो ये बैच हर बच्चे के पास होता ही होता है, चाहे कम चैप्टर पढ़ने हो, चाहे ज्यादा पढ़ने हो, चाहे मात्र एक चैप्टर पढ़ना है। मेरे को पिछले साल का एक बच्चा मिला, बोला गुरुजी मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने के लिए आपका रिकॉर्डेड बैच लिया था और उन 2 चैप्टर में मेरी कमजोर था और उसके बाद 50 में 50 आने लगे, लेकिन उसके बाद मैंने आपकी प्रैक्टिस शीट देखी उन 2 चैप्टर की, मैंने सारे चैप्टर की प्रैक्टिस शीट लगा दी। उसके बाद सारे चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस शीट लगाई, क्योंकि मेरे लिए वो प्रैक्टिस शीट ही इतनी फ्रूटफुल साबित हो गई कि हाँ यार गुरुजी ने मतलब वीओडी बैच में, रिकॉर्डेड बैच में, वीओडी नाम से मिलेगा आपको, कहां पर, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन में, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि फ्री कंटेंट के लिए भी मैंने आपको वादा किया है, फ्री कंटेंट के लिए यूट्यूब पे डेली शाम को 7 बजे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। ये तो वो है जो कंफर्म है कि भी हाँ मेरे को प्रैक्टिस शीट भी लेनी है, मेरे को क्लास नोट्स भी लेना है, मेरे को डायरेक्शन आता है, वीडियो देख रखी है, लेकिन डायरेक्शन के पेड बैच के क्लास नोट्स चाहिए। कई बच्चे सिर्फ क्लास नोट्स के लिए पेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस था। सेफ स्कोर आप 150 मान करके चलो, जो उम्मीद है वो कट ऑफ मुझे लगता है एसएससी पक्का इस चीज पे काम करेगी, लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा, इस चीज की वजह से कट ऑफ कम आएगी और दूसरा नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कट ऑफ कम आएगी। इस बात पे जरूर फोकस होगा, जिसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ अब की बार कम आए और आनी भी चाहिए। इवन मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा लेवल आना चाहिए कि कट ऑफ सीधी 120 जाकर के पहुंचे, 110 जाकर के पहुंचे, हालत खराब हो जानी चाहिए बच्चों की। अब आपको गुरुजी ये क्या बात है, मैं बताता हूं, जब कट ऑफ कम होती है, जब पेपर टफ होता है, तब सिलेक्शन लेने वाले बच्चों की हालत खराब नहीं होती। कहीं आप ये कह रहे हो हालत खराब हो जानी चाहिए बच्चों की,
पढ़े लिखे अच्छे बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों की, आप जैसे बच्चों की हालत खराब नहीं होती। अरे एक बात बताओ, कितना ही टफ लेवल आ जाए, कितना ही टफ लेवल आ जाए, मेरे से रीजनिंग पढ़ने के बाद 50 में से 50 लेकर के आएगा, कंफर्म है। नीचे लेवल आ गया तब भी 50 में से 50 लेके आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इजी लेवल आया गुरुजी 50 में से मैं 100 नंबर ले आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए कह रहा हूं कि लेवल टफ होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा बेसिक से अपर लेवल लेकर के चला हूं बच्चों को। कितना ही लेवल टफ आ जाए तब भी आपके 50 में से 50 मैं दिलाऊंगा। और ऐसी पूरी टीम इस तरीके से रैंकर्स रूल पे काम कर रही है। रैंकर्स रूल हमेशा से आपके सिलेक्शन के लिए बना है और हमेशा से इस बात का फोकस किया है कि बच्चों का सिलेक्शन कैसे कराया जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, जो 60 डेज का प्लान मैं लेकर के आऊंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।